जय हिंद एवरीवन, माय नेम इज़ गगनदीप एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमने स्टैटिक जीके की एक सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है स्पेसिफिकली आपके एफकेट के एग्ज़ाम के लिए। अब हम इसको एक नए अंदाज से करने वाले हैं जिसमें हम ऑप्शन टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि ऑन 2 दिसंबर 2019 हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल पायलट ऑफ द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी में पहली फीमेल पायलट बनी 2 दिसंबर 2019 को, यानी कि 2 दिसंबर 2019 को। तो वो कौन थी? आपके ऑप्शन है शिवांगी, पुनीता अरोड़ा, भावना कंथ या फिर सरला ठकराल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सब लेफ्टिनेंट शिवांगी बिकेम द फर्स्ट वुमेन पायलट इन द इंडियन नेवी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफेंस परस्पेक्टिव से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन है कि सागा दवा। सागा दवा क्या है कि एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल होता है। अब यहाँ से ना सिर्फ हमको इतना नहीं सीखना कि ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है, हमको ये भी सीखना है कि कल को एग्जाम में आ जाए कि सागा दवा क्या है। नीचे दिया हो कोई कोई फोक डांस है, कोई फोक सॉन्ग है, एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है या फिर क्रिश्चियन फेस्टिवल है। इस तरीके से 4 ऑप्शन हमको मिल जाएं तो अब हमको पता है कि सागा दवा जो है वो क्या है, एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। अब ये पूछ रहे हैं कि ये कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये किया जाता है, आपके ऑप्शन है झारखंड, सिक्किम, उड़ीसा या केरला। ये 4 ऑप्शन आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सिक्किम। तो सिक्किम विल बी द करेक्ट आंसर। सिक्किम के अंदर एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है सागा दावा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉलीवुड वेटरन वाज चोजन फॉर द 66th दादा साहब फाल्के अवार्ड 2018। 2018 में दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए किसे चुना गया था? बॉलीवुड वेटरन। देखो, वेटरन जो होता है हम यूज़ करते हैं किसी भी एक्सपीरियंस्ड पर्सन के लिए, यानी कि किसी भी फील्ड के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जाने माने होते हैं, उनको हम वेटरन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं अमिताभ बच्चन जी की, करेक्ट आंसर भी यही है, अमिताभ बच्चन। तो ये बहुत ही पुराने और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बॉलीवुड के अंदर एक्टर हैं, तो इन्हें वेटरन बोला जाता है और इन्हें ही 2018 का दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था। दादा साहब फाल्के अवार्ड इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है और ये आपको मैंने बताया 2018 के लिए इन्हें मिला था 66th में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया दैट कवर्स 10% ऑफ द कंट्रीज एरिया। यानी कि पूरे देश का लगभग 10% एरिया कवर करता है ये रिवर बेसिन, वो आपको बताना है। तो देखो, ये सेकंड लार्जेस्ट पूछ रखा है, सबसे लार्जेस्ट नहीं पूछ रखा। अगर लार्जेस्ट पूछा जाता तो गंगा बेसिन है, क्योंकि आपको पता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी नदी है? गंगा नदी है। तो गंगा बेसिन जो होगा वो सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट है। लेकिन यहाँ पे लार्जेस्ट नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा है सेकंड लार्जेस्ट। तो सेकंड लार्जेस्ट हमारा क्या होगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सेकंड लार्जेस्ट है हमारा गोदावरी। गोदावरी रिवर बेसिन जो है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन है, जो पूरे इंडिया का लगभग 10% एरिया कवर करता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा रिवर बेसिन कौन सी नदी का है, इंडिया की अगर हम बात करें तो गंगा का है, दूसरे नंबर पे किसका है? गोदावरी नदी का है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा जो नदी का बेसिन है, यानी कि रिवर बेसिन है, वो किसका है? तो अमेजोन नदी का है। तो द अमेजोन बेसिन लोकेटेड इन द नॉर्दर्न साउथ अमेरिका में इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है आपको। मैं जूम करके दिखा देता हूँ। द अमेजोन बेसिन लोकेटेड इन नॉर्दर्न साउथ अमेरिका इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द वर्ल्ड। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, हु फाउंडेड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो आईएसआई वैसे पाकिस्तान की एजेंसी का भी नाम है, लेकिन यहाँ पे आईएसआई की बात हो रही है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। स्टैटिस्टिकल जहाँ पे डाटा को रिसर्च किया जाता है, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं। तो इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी, ये बात हमको बतानी है। हु फाउंडेड द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट इन कैलकाता। तो यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन निकल के आ गए। पहली बात तो हमको ये बतानी है कि स्थापना किसने की, ठीक है। फिर हमको ये भी पता लग गया कि आईएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है, तो कैलकाटा के अंदर लोकेटेड है। इसकी स्थापना किसने की थी, तो प्रशांत चंद्र महालानोबिस, इन्होंने क्या की थी, इसकी स्थापना की थी, इसको फाउंड किया था, फाउंडेड। Indian Statistical Institute is a higher education and research institute which is recognized as an institute of national importance by the 1959 Act of the Indian Parliament.
इट ग्रू आउट ऑफ द स्टैटिस्टिकल लेबोरेटरी सेटअप बाय द प्रशांत चंद्र महालानोबिस इन प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। द एट्रियल वॉल ऑफ द ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट के अंदर एट्रियल वॉल होती है, वो एक सीक्रेट करती है। सीक्रेट का मतलब होता है स्त्रावित करना, जिनको थोड़ी सी इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, स्त्रावित करती है वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन, एक हार्मोन रिलीज करती है। उस हार्मोन का नाम बताओ, तो उस हार्मोन का नाम है ANF। ANF की फुल फॉर्म होती है एट्रियल, ए से एट्रियल क्योंकि एट्रियल वॉल रिलीज करती है, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। तो ये ANF की फुल फॉर्म होती है। एग्जाम में अगर पूछी जाए कि एक हार्मोन होता है जो हार्ट की एट्रियल वॉल रिलीज करती है ANF नाम का, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम बढ़ते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन दैट द लोक सभा मस्ट हैव ए स्पीकर एंड ए डेप्यूटी स्पीकर। ये कौन से आर्टिकल में लिखा है कि लोकसभा का एक स्पीकर होना चाहिए, एक डेप्यूटी स्पीकर होना चाहिए? ये बात लिखी है आर्टिकल 93 के अंदर। लोकसभा के स्पीकर इस समय पर कौन है, हु इज़ द करंट लोकसभा स्पीकर, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ में मैं आपको ये बता दूं कि एक बिल होता है मनी बिल, जिसको हम बोलते हैं, कि कोई भी जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, तो ये लोकसभा के स्पीकर डिसाइड करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, ध्यान रखना। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज दी भामी दिपाती साई परिनाथ। तो मेन बात यह है कि यहाँ पे साई परिनाथ की बात हो रही है, तो साई परिनाथ जो हैं वो किस खेल से संबंधित हैं? क्वेश्चन आपके सामने है कि साई परिनाथ जो हैं वो किस खेल से संबंधित हैं, ये बात आपको बतानी है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी से बताओ आप कमेंट बॉक्स में, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज बैडमिंटन, यानी कि ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। बैडमिंटन से रिलेटेड है ये। अगला क्वेश्चन देखो, वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे कंसेप्ट सारे ऑप्शन में क्लियर करवाता चलूंगा आपके। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन ये है कि इन विच प्रोसेस इज ए प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग अप्लाइड ऑन आयरन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग मैंने होता है जंग लगना, प्रिवेंट मैंने होता है बचाना। तो जंग लगने से बचाने के लिए आयरन के ऊपर जिंक चढ़ाया जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। क्वेश्चन ये इस तरीके से भी एग्जाम में आता है कि गैल्वेनाइजेशन जो प्रोसेस होती है जिसके अंदर आयरन को रस्टिंग से बचाया जाता है, जंग लगने से बचाया जाता है, उसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेड से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है एनीलिंग की। एनीलिंग क्या होती है? एनीलिंग भी एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर क्या होता है? हीट ट्रीटमेंट होता है। Annealing is a heat treatment process that changes the physical and sometimes also the chemical properties of a material to increase ductility and reduce the hardness of to make it workable। यानी कि डक्टिलिटी जो भी मतलब डक्टिलिटी जिसको हम तन्यता और आघातवर्धता बोलते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को लंबा करने की या उसकी चादर बनाने की जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की, उनको बढ़ाने के लिए उसे एक हीट ट्रीटमेंट से गुजारा जाता है और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एनीलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग का क्या मतलब होता है? देखो यहाँ पे स्मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग हीट टू ओर। ओर मतलब क्या होता है? और वो मटेरियल होता है जिससे किसी मेटल को किसी चीज़ को धातु को निकाला जाता है, ये तो हो गया। और मतलब होता है जब भी हम खदान से किसी चीज़ को निकालते हैं, मान लो सोना भी निकालते हैं, तो वो डायरेक्टली हमें गोल्ड की फॉर्म में नहीं मिलता, उसके साथ में और बहुत सारी अशुद्धियाँ होती हैं। जब उन अशुद्धियों को साफ किया जाता है तो उससे फिर गोल्ड निकाला जाता है। तो वही जो प्रोसेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? स्मेल्टिंग बोलते हैं। और फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है? वेल्डिंग। वेल्डिंग आपको पता है कि दो मेटल है, लोहे से लोहे को जोड़ना है या किसी और मेटल को किसी और मेटल से जोड़ना है, उसके लिए हम वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। वेल्डिंग बहुत ही आसान है, आपने सुना होगा। अगला देखो, Who became the first player in history to win the Sir Garfield Sobber Trophy for ICC Cricket of the Year? तो पहला कौन था जो बना था पहली बार ये ट्रॉफी जीतने वाला? तो बिल्कुल इंडियन थे ये, विराट कोहली पहले ऐसे क्रिकेटर थे जो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर की सर ग्रैफिल्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले प्लेयर बने थे विराट कोहली। आईसीसी के बारे में बता दूं, आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके हेड क्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? दुबई के अंदर है, यानी कि यूएई में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, दुबई यानी कि यूएई में है। और तीसरा जो है
इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1909 में हुई थी। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द रेंज ऑफ इंटेंसिटी स्केल यूज्ड इन मेजरिंग अर्थक्वेक। पहले तो आपको ये पता है कि अर्थ स्केल जो मापते हैं वो एक बार पैमाना होता है, तो रिक्टर स्केल के अंदर मापा जाता है कि कितने रिएक्टर का भूकंप आया था। ठीक है, और जो अर्थक्वेक मापा जाता है उसकी भी एक रेंज होती है कि मान लो कोई भी है, हम टेम्परेचर नापते हैं कि भाई, हाँ, या परसेंटेज नापते हैं तो परसेंटेज में कितने परसेंट नंबर आए, 70% नंबर आए, 80% नंबर आए, 100% नंबर आए। ऐसे तो नहीं कहते 110% नंबर आए, क्योंकि आते हैं आउट ऑफ 100, तो 110% कैसे हो सकते हैं, नॉर्मली नहीं होता। तो स्केल क्या हो गया परसेंटेज का, 1 से लेके 100% तक मार्क्स आ सकते हैं, 1%, 100%। इसी तरीके से भूकंप को मापने के लिए भी एक स्केल होता है, वो स्केल जो होता है वो 1 से 12 का होता है। कभी भी आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि 13 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया या फिर 0.5 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया। 1 से लेके 12 स्केल का होता है, ध्यान रखनी है ये वाली बात। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मीजोस्फीयर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉट करेक्ट बोला गया है। जब भी ऐसा हो तो नोट को अंडरलाइन कर लिया करो। स्ट्रेटोस्फीयर से ऊपर है, ठीक है। मेटेरॉइड्स इसी के अंदर बर्न होते हैं, ठीक है। इट इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमोस्फियर, ठीक है। इन द लेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट, गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा गलत होगा, यानी कि फोर्थ हमारा आंसर होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, मैंने इसका एक बहुत ही अच्छा डायग्राम यहाँ पे लगाया है। सबसे नीचे जो लेयर होती है उसको हम ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, 0 फीट 0 किलोमीटर से स्टार्ट होती है। हॉट एयर जो बैलून होते हैं वो इसी के अंदर चलते हैं, ठीक है। और जितने भी ये क्लाउड वगैरह होते हैं ये सारे के सारे किसके अंदर होते हैं, ट्रोपोस्फियर के अंदर होते हैं। तो अगर पूछा जाए कि ये जो क्लाउड होते हैं, जितनी भी ये गतिविधियाँ होती हैं वो किसके अंदर होती हैं, तो ट्रोपोस्फियर में होती हैं, ध्यान रखना है। इसके ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रेटोस्फियर के अंदर जो होते हैं वेदर बैलून, जो उससे ऊपर वाले बैलून होते हैं वो इसके अंदर काम करते हैं। उसके ऊपर होता है मीजोस्फियर, मेट्रोइड्स वगैरह इसमें होते हैं। देखो ये क्वेश्चन आया भी था यहाँ पे, अभी हमने देखा। डायरेक्टली अबो द स्ट्रेटोस्फियर, बिल्कुल सही है, स्ट्रेटोस्फियर से ऊपर है। मेट्रोइड्स बर्न होते हैं, देखो यहाँ पे मेट्रोइड्स बर्न हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। थर्ड लेयर है, बिल्कुल थर्ड लेयर है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर। तो ये तीनों ठीक थे, चौथा गलत हो गया हमारा यहाँ पे। फोर्थ क्या है, इसके ऊपर होता है थर्मोस्फियर, टेम्परेचर से रिलेटेड। और एक्जोस्फियर जो बिल्कुल आउटर होता है, जिसके अंदर हमारे स्पेस स्टेशन वगैरह होते हैं, उसको एक्जोस्फियर कहते हैं। अब ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि ओजोन लेयर जो होती है ना, ओजोन लेयर, वो हमारी स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है, ओजोन लेयर। क्वेश्चन आ सकता है कि ओजोन लेयर कौन सी उसके अंदर पाई जाती है, कौन सी रेंज के अंदर पाई जाती है, लेयर्स के अंदर पाई जाती है। तो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर लेयर के अंदर पाई जाती है। ओजोन को हम O3 से रिप्रेजेंट करते हैं। ओजोन का जो नुकसान होता है वो मेनली होता है CFC के कारण। CFC को हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, ये हमको करना नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच फॉरेस्ट इज आल्सो रेफर टू एज मानसून फॉरेस्ट। ऐसे कौन से फॉरेस्ट होते हैं जिन्हें मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। आपके ऑप्शन है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, या फिर माउंटेन फॉरेस्ट। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। इंसुलिन की कमी होगी, कौन सी बीमारी होगी। इंसुलिन की अगर कमी हो जाती है, आपको पता है डायबिटीज़ जो होती है उसके अंदर इंसुलिन के टिक्के लगाए जाते हैं, बहुत ही आसान सा है, जिसको हम शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो शुगर की जो बीमारी होती है उसके अंदर इंसुलिन के टिक्के लगाए जाते हैं। इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है शुगर के अंदर, तो डायबिटीज़ मेलिटस इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर। विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, मैंने पिछली में बताया था। जैसे B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है, C की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, A की कमी से रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, D की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखो, कंप्यूटर के अंदर विच यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग डाटा एंड इज ऑल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन। आपको पता है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन किसे कहा जाता है, तो CPU को कहा जाता है। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। RAM की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली ROM की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। RAM की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। कीबोर्ड आपको पता है इनपुट डिवाइस होता है, हार्ड डिस्क उसके अंदर होती है। Who was best known for hoisting the Indian National Congress flag at the Gwalior Tank मैदान in Bombay during the Quit India Movement? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942।
बात यहाँ पे हो रही है ग्वालियर टैंक मैदान के अंदर। आपको पता है नेशनल कांग्रेस का जो फ्लैग है उसको होस्ट किया गया था बॉम्बे के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। तो किसने होस्ट किया था? ग्वालियर टैंक मैदान बॉम्बे के अंदर सिचुएटेड है, तो वो किसने होस्ट किया था, ये बात आपको बतानी है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज अरुणा आसिफ अली। अरुणा आसिफ अली इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली पेयर्ड? इसमें से कौन सा गलत पेयर्ड है? तो गलत पेयर्ड देखो यहाँ पे हाइड्रोलॉजी, हाइड्रो होता है पानी से रिलेटेड, ओशियन किससे हो गए? समुद्र से रिलेटेड, ठीक है। एंथ्रो, एंथ्रोप मतलब होता है मानवता, एंथ्रोप मतलब ह्यूमन काइंड की बात हो रही है, ह्यूमन काइंड की बात हो रही है, मैन काइंड की बात हो रही है। और यहाँ पे कल्चरल जियोग्राफी बिल्कुल सही बात है, मैन काइंड से रिलेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी हम बोलते हैं किस तरीके से कहाँ पे लोग कितने रह रहे हैं, ठीक है, डेमोग्राफिक एरिया होगा तो पॉपुलेशन से रिलेटेड हो गया, बिल्कुल सही है। लेकिन पेडोलॉजी और पाइथो जियोग्राफी के अंदर कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा इनकरेक्टली मैच्ड है, ध्यान रखना इस बात को। तो ये हमने रूट वर्ड से सोल्व किए हैं सारे के सारे, ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? आतिश ए चिनार यानी कि फ्लेम्स ऑफ चिनार एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में क्या फ़र्क होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी दोनों जीवनी होती हैं। बायोग्राफी मान लो, अब मैंने सरदार भगत सिंह जी के बारे में मैं बहुत कुछ पढ़ लेता हूँ, बहुत सारी जगह रिसर्च करता हूँ और मैं उनकी बायोग्राफी लिख देता हूँ, एक किताब लिख देता हूँ उनके जीवन के ऊपर, तो उसको बोलेंगे बायोग्राफी, यानी कि वो कोई भी लिख सकता है रिसर्च करके। लेकिन ऑटोबायोग्राफी जब कोई व्यक्ति अपने खुद की जीवनी खुद लिखता है तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। जैसे विंग्स ऑफ फायर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर। इसी तरीके से आतिश ए चिनार, फ्लेम्स ऑफ चिनार जो है वो किसकी है? वो है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। 21 हमने करना नहीं है, 22 की तरफ हम बढ़ते हैं। 22 कह रहा है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की बात हो रही है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को हिंदी वालों मैं बता देता हूँ, हड़प नीति जो कहते हैं। कि क्या होता था, किसी भी जो प्रिंसिली स्टेट्स थी, यानी कि जो भी राज्य होता था जिसके अंदर राजा होते थे, अगर उनका कोई उत्तराधिकारी पैदा नहीं होता है या कोई भी उत्तराधिकारी वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो वो अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेते थे उसको। इसी बात पे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की उनके साथ युद्ध हुआ था अंग्रेजों के साथ, तो वो थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब ये पूछ रहे हैं कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी वो स्टार्ट किसने की थी? तो वो स्टार्ट की थी लॉर्ड डलहौजी ने। डलहौजी ने स्टार्ट की थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज एन एनेक्सेशन पॉलिसी। एनेक्स करना क्या होता है कि किसी राज्य को अपने अंदर मिलाना, उसको एनेक्सेशन बोलते हैं। एक्सटेंसिवली अप्लाइड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी इन द इंडिया अंटिल 1859। 1859 तक उन्होंने अप्लाई करी थी। द डॉक्ट्राइन स्टेटेड दैट एनी प्रिंसिपल स्टेट अंडर द वैसेलेज ऑफ द कंपनी विल हाउ इट्स टेरिटरी एनेक्स शुड बी द रूलर ऑफ द सेड स्टेट फेल टू प्रोड्यूस एन हायर। हायर मैंने होता है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी जिनको नहीं पता ये समझते रहो, इस वर्ड का मतलब होता है उत्तराधिकारी। इंग्लिश के अंदर ये चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑन विच डे इज द कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? तो कॉन्स्टिट्यूशन डे आपको पता है हम मनाते हैं 26 नवंबर, क्योंकि क्या हुआ था 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान है जो बनकर तैयार हो गया था, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया था 26 जनवरी 1950 को उसको अंगीकार किया था, तो इसीलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा इन विच ईयर वर दी कालबेलिया। कालबेलिया एक फोक सॉन्ग है और फोक डांस भी है राजस्थान का। क्वेश्चन आ जाए कि कालबेलिया नृत्य या कालबेलिया जो डांस होता है या कालबेलिया जो सॉन्ग होता है वो कहाँ का है, तो राजस्थान का है। अब इसको ना यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में रिप्रेजेंट कर दिया। इंटेंजिबल मतलब जिसे हम छू नहीं सकते। अब मान लो यूनेस्को की साइट के अंदर ताजमहल है, अब ताजमहल को हम छू सकते हैं तो वो टेंजिबल के अंदर आ गया। इनटेंजिबल के अंदर क्या आ गया? कोई डांस है, कोई भाषा है, कोई सॉन्ग है, अब उसको हम छू तो नहीं सकते, वो इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल जिसे छुआ नहीं जा सकता, टेंजिबल जिसे हम छू सकते हैं। टेंजिबल मतलब जिसे छुआ जा सकता है, तो इंटेंजिबल हो गया। डांस को हम छू नहीं सकते, सॉन्ग को हम छू नहीं सकते, तो इंटेंजिबल जो हेरिटेज है उसके अंदर रिप्रेजेंट किया यूनेस्को ने कालबेलिया नृत्य को, कालबेलिया सॉन्ग को राजस्थान के। तो कौन से साल में किया था ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो मेनली मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे साल से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि कालबेलिया राजस्थान का है और इसी यूनेस्को ने इंटेंजिबल के अंदर रिप्रेजेंट किया है। साल इसका आंसर होगा 2010। और क्वेश्चन नंबर 25 जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन है लेकिन 2019 का है, तो ये इसलिए हमको करना नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपको आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी।
अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियो आते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर कर देना और इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।